हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में IUCN जो कि एक विश्वव्यापी संस्था है, उसकी एक सूची जिसे हम लाल सूची के नाम से जानते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उन सारे प्रश्नों को जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, सबको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और दोस्तों में से जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि जितना जल्दी बड़ा हो जाए यह परिवार उतना अच्छा रहेगा, उतने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक, दोस्तों तक हम अपनी यह सेवा मुहैया करा सकते हैं। और जो दूर दराज के गांव में शहर से, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान से दूर हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे डिजिटल माध्यम से हम हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में हम आपकी मदद कर रहे हैं। तो आपकी जरूरत इस बात की है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस परिवार से जोड़िए, इस मुहिम में जोड़िए, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक अपनी यह मुहिम को पहुंचाने में सफल हो। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं IUCN की लाल सूची। अब हम एक एक करके उन सारे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ आप देख पा रहे हैं, जैसे कि हेडिंग में हमने लिखा हुआ है, पहले तो IUCN ये क्या है इसको हम समझेंगे। उसके बाद दूसरी बात हमको समझना है ये लाल सूची क्या है, उनको समझने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला देखिए हम क्या करते हैं, इसका कई बार होता क्या है परीक्षाओं में, IUCN का फुल फॉर्म आपसे पूछ देगा या तो उसका हिंदी रूपांतरण पूछ देगा। तो पहले हम इसको देखते हैं, पूर्ण रूप इसका क्या होता है, पूर्ण रूप हम कहते हैं, फुल फॉर्म, पूर्ण रूप इसका क्या है वो देखते हैं। IUCN एक एक करके देखते हैं दोस्तों। देखिए पहले मैं लिखता हूं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN का फुल फॉर्म है। जैसे कि मैं हर बार कहता हूं, इनसे या हर वीडियो में मैं ऐसा कहता हूं, जो भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन सारे को हम कवर कर लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप खुद से प्रश्न पूछिए और उनका जवाब ढूंढने का प्रयास कीजिए। हम कोशिश करेंगे सारे प्रश्नों को इसमें हम कवर करें। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। IUCN का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसका हिंदी मीनिंग भी हम देख लेते हैं दोस्तों कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। देखिए इसका हिंदी मीनिंग होता है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संरक्षण संघ। यह हो गया इसका हिंदी रूपांतरण। अब दोस्तों इसका जब आपने हिंदी रूपांतरण देखा है, अब क्लियर हो पा रहा होगा इसके नाम से ही, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संरक्षण संघ, मतलब यह एक प्रकार का संघ है।
ठीक है, यह एक प्रकार की संस्था है जो कि वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर है, क्लियर है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह जो है कि प्राकृतिक जो संस्था, प्राकृतिक जो परिवेश है, जो वातावरण है, जीव जंतु है, उसके संरक्षण के लिए यह कार्य करती है। अब देखिए और क्या इसका प्रश्न बन सकता है। अब देखिए, ये तो पूर्ण रूप हो गया, इसका हिंदी रूपांतरण ये हो गया। ये दोनों परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब देखिए और क्या प्रश्न बनता है, इनका गठन कब किया गया है। गठन, यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो जान लीजिए दोस्तों, इसका गठन किया गया है 1948 ईस्वी में, ठीक है। अब अगर पूछ दे इसका स्वरूप कैसा है, एक एक करके हम देखते हैं। स्वरूप क्या है, इसका स्वरूप क्या है। तो दोस्तों इसके नाम से ही क्लियर है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसके संरक्षण के लिए काम करता है। इनका स्वरूप वही है। इसके स्वरूप में अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब इस तरह होगा कि जो विभिन्न प्रकार के जो है कि प्राकृतिक या प्रकृति में जो भी पेड़ पौधे हैं उसके संरक्षण की विश्व की सबसे बड़ी संस्था है ये, ठीक है, एकल संस्था जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसका स्वरूप क्या हो गया, इसको इस तरह आप कह सकते हैं, विभिन्न प्रजातियों, मतलब विश्व लेवल पर आ गया, विभिन्न प्रजातियों की संरक्षण स्थिति पर नियंत्रण रखने वाला विश्व का सबसे बड़ा संगठन। अब देखिए इसमें इनडायरेक्टली रूप से कई सारे प्रश्न कवर होते हैं। एक तो महत्वपूर्ण प्रश्न यह होता है कि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ देगा कि विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण पर नियंत्रण रखने वाला विश्व का सबसे बड़ा संस्था कौन सा है, विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। तो आपका जवाब क्या होगा, IUCN। चूंकि ये हम अभी क्लियर कर रहे हैं, लाल सूची पे हम नहीं गए हैं दोस्तों, हम बता दें कि ये चीजें हम क्लियर कर रहे हैं IUCN को, ठीक है। ये हम इसी को अभी हम क्लियर कर पा रहे हैं। पहले IUCN के बारे में हम जान लेते हैं, फिर हम लाल सूची पे हम बढ़ेंगे, ठीक है। अब हो गया, और आपसे पूछ दे, जैसे प्रश्न पूछ देगा इसका मुख्यालय कहाँ है, ये अगर पूछ दे तो आपका जवाब क्या होगा, मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जान लीजिए दोस्तों कि इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, सॉरी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो ये हो गया IUCN से पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्न। और एक चीजें हमको इसमें जानना है दोस्तों, इनकी एक सहायक संस्था भी है, ये अकेला काम नहीं करता है, इसकी एक सहायक संस्था है, वो भी हमको जान लेना चाहिए। सहायक संस्था, इसकी एक सहायक संस्था है, उसका नाम है दोस्तों WWF। आप कहेंगे IUCN का WWF से क्या तात्पर्य है या फिर उसका क्या लॉजिक है, इसके सहायक संस्था है। देखिए दोस्तों, एक वर्ल्ड लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अधीन जब भी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी संस्था होती है उसके अधीन में छोटी छोटी संस्थाएं होती है,
उसी तरह यह संस्था जो है WWF जो है IUCN को उसके कार्यों में सहयोग करती है, सहायता प्रदान करती है। अब आपसे कई बार होता है कि ऑब्जेक्टिव, चूंकि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, आपसे पूछ देगा कि WWF किसकी सहायक संस्था है, तो आपका जवाब क्या होगा? IUCN की यह एक सहायक संस्था है। इनका पूर्ण रूप क्या है ये भी पूछ देगा, तो आइए इसका पूर्ण रूप देख लेते हैं क्या होता है। इसका WWF का पूर्ण रूप दोस्तों वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, ये इसका पूर्ण रूप है, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। ठीक है दोस्तों, इसको अगर आप कहेंगे कि हिंदी में अनुवाद आप बताइए तो क्या होगा, तो इसका हिंदी में आप कहेंगे विश्व वन्यजीव कोष। ठीक है दोस्तों, ये इसका हिंदी रूपांतरण है। आई होप कि आपको IUCN, अभी हम लाल सूची पे नहीं आए हैं, IUCN से ये सारे प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से संभावित है वो मैंने बता दिया। अब इसमें अगर कुछ कमी रह गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इस पर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट दीजिए, क्योंकि कमेंट भी आपका पब्लिश होता है, दूसरे साथियों को पढ़ते हैं, तो कमेंट के माध्यम से भी आप इस मुहिम को मदद करने का प्रयास कीजिए और इस नॉलेज को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम IUCN को समझ लेने के बाद अब हम रेड डाटा यानी लाल सूची को समझने का प्रयास करते हैं और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उनको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो कंफ्यूजन आपकी दूर हो जानी चाहिए कि लाल सूची को ही रेड डाटा कहता है, लाल को रेड, सूची को डाटा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रश्न बनता है, उसको हम देख लेते हैं। लाल सूची, ये जो रेड डाटा है, इसका गठन जो, या फिर कहें पब्लिश कब किया गया, इस लाल सूची को जो है कि कब प्रदर्शित किया गया, विश्व के सामने कब प्रस्तुत किया गया। 1948 में IUCN की स्थापना की गई, उसके अधीन WWF काम कर रहा है, तो भाई तुरंत तो ये कोई डाटा पेश कर नहीं देगा, तो इसमें टाइम लगता है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर ये अपना काम कर रही है। जब इन्होंने अपनी डाटा पूरी समाहित कर ली, जो कि इनके पास एक जो क्या कहें कि एक विश्व के लिए जितनी जरूरी चीजें हैं या जितनी डाटा चाहिए उनको प्राप्त कर लेने के बाद, सब कुछ संग्रहित कर लेने के बाद विश्व के समक्ष एक डाटा, एक सूची प्रस्तुत करती है जो विश्व के लिए बहुत ही संवेदनशील या फिर कहें एक विकट स्थिति को उत्पन्न कर लेने वाला है। यह लाल सूची करता क्या है कि विश्व में जो पेड़ पौधे या जीव जंतु है, वो जो समय के साथ उनकी स्थिति पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से या मानवीय रूप से, उनकी सूची हमारे सामने प्रस्तुत किया उन्होंने। अब हम देखते हैं कि बहुत सी चीजें जो हमारे दादा परदादा के समय में जो चीजें हुआ करती थी, बहुत से पेड़ पौधे, पशु पक्षियां हुआ करती थी, वो आज के डेट में हम सिर्फ किताबों में या तस्वीरों में देखा करते हैं। और एक समय आएगा कि जो चीजें, जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी हम देख पा रहे हैं आज से 100 साल के बाद, वो चीजें उम्मीद है कि हमारी पीढ़ी को, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको वो चीजें नसीब नहीं हो पाएगी। तो इसी चीज को लोगों को समझाने के लिए IUCN ने एक डाटा प्रस्तुत किया। अब इससे कौन कौन से टॉपिक उभर कर सामने आते हैं उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो IUCN का जो है कि प्रस्तुत कब किया, ये हम जान लेते हैं। पहले प्रस्तुत कब किया, यह प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका जवाब होगा 1969 ईस्वी में यह डाटा प्रस्तुत किया जाता है विश्व के सामने। अब आपसे पूछ दें कि यह लाल सूची क्या है, लाल सूची क्या है, तो इसमें दोस्तों दो चीजें आपको
आराम से या कहीं बखूबी आपको याद होनी चाहिए। पहला चीजें आपको ये याद रखना है, देखिए पौधे और जंतुओं की संरक्षण स्थिति का विश्व का सबसे बड़ा या विश्व की सबसे बड़ी सूची आप इन्हें कह सकते हैं। एक वाक्य में हो गया। अब इनमें पहले इनको आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। आप कहेंगे IUCN के बारे में भी हमने यही कहा कि विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, और इसके बारे में भी हम यही कह रहे हैं कि यह विश्व की सबसे बड़ी सूची है। तो याद रखिएगा, मैं संस्था और सूची शब्द का उपयोग कर रहा हूं। यह विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, ठीक है। जो विभिन्न प्रजातियां हैं पेड़ पौधे की, आप कुछ भी अपने हिसाब से बोल सकते हैं कि जो बैठ जाए जवाब। जो भी पारिस्थितिक तंत्र है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, और उनसे जो प्रभावित होता है, तो जाहिर सी बात कौन होंगे? पेड़ पौधे, जीव जंतु। उसकी संरक्षण स्थिति पर नियंत्रण रखने वाला विश्व का सबसे बड़ा संगठन IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और यह विश्व की सबसे बड़ी सूची उस संबंध में जारी करती है जिसे हम रेड डाटा या लाल सूची के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? ये तो प्रश्न इनडायरेक्टली रूप से आपको याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखना है दोस्तों इसमें, कि इसमें 9 सूची है। कितना है दोस्तों? 9 सूची है इसमें। IUCN ने जो रेड डाटा प्रस्तुत किया विश्व के सामने, उसमें जो है कि 9 सूचियां बनाई, 9 क्रम बनाए, 9 अध्याय बनाए। 9 में उन्होंने एक विस्तृत विश्लेषण किया है विश्व की प्रजातियों का, ठीक है। अब आपसे ये दोनों में से प्रश्न पूछ सकता है कि रेड डाटा में कितनी सूचियां हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? 9 सूचियां। जब आप 9 सूची याद रख सकते हैं, तो इसमें चूंकि हम भारत के भूगोल के संदर्भ में इसका हम अध्ययन कर रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि इस रेड डाटा में हर साल चेंजिंग आता है। इनके डाटा में हर साल कुछ ना कुछ ऐड होते रहता है, क्योंकि भारत ही नहीं विश्व की जलवायु बड़ी तेजी से परिवर्तित हो जा रहा है, और जो भी पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, उन पर विकट या फिर कहीं विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, जो कि उनके सृष्टि पर एक प्रकार से कहें प्रलय का जो है कि कारण बन रहा है। तो जान लीजिए इस सूची में वर्तमान में भारत के 995 जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं, ठीक है। अब इसको इनडायरेक्टली रूप से या फिर कहें ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसमें वर्तमान में भारत के 995 पेड़ पौधे एवं जंतु शामिल है, या फिर कहें डायरेक्टली अगर आप एक वर्ड में कहें, प्रजातियां शामिल है, शामिल है। यहां तक आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया। अब होता क्या है कि आपको परीक्षा में ये जो 9 सूची है, इस सूची से रिलेटेड भी प्रश्न पूछेगा। अब आप जो है कि घबरा रहे होंगे कि 9 सूची को याद रखने की क्या जरूरत है या फिर याद कैसे करेंगे। तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एकदम इजी है। तो आप देखिए पूरा धैर्य के साथ, आपको भी लगेगा कि इसको याद रखना बहुत ही आसान है, रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। अब हम 9 सूची को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो आपको यह याद हो जाएगा कि 9 सूची है रेड डाटा में, और भारत की कितनी प्रजातियां इसमें शामिल है? 995। तो आई होप कि आपको याद हो रहा होगा। 9 सूची जैसे ही आप बोलेंगे तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए। वर्तमान में चूंकि ये वीडियो हम 2022 के शुरुआत में बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 2021 तक का ये डाटा है। हो सकता है 2022 में
फिर से डाटा में चेंजिंग हो, तो जब चेंजिंग होगा तो उसके लिए हम वीडियो लाएंगे। ठीक है, अभी वर्तमान में आपको याद रखना है कि 995 प्रजातियां इसमें शामिल है। चलिए इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपकी निगाह इस पे पड़ी रहे। 995 प्रजातियां। अब हम एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये 9 सूची है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे एक सूची, बिल्कुल एकदम धैर्य के साथ आपको सुनना है दोस्तों। पहली सूची क्या है वो देखते हैं। पहली सूची, सॉरी 9 सूची में पहली सूची क्या है? विलुप्त। अब आप देखेंगे विलुप्त, एकदम आराम से सुनिए। विलुप्त का मतलब क्या होता है? इस सूची में IUCN ने वैसे प्रजातियों को शामिल किया जो वर्तमान समय में इस सृष्टि से पूरी तरह समाप्त हो गया। समझ पा रहे हैं? पृथ्वी पर से उनके नामो निशान समाप्त हो चुके हैं। कहीं भी अपवाद में भी वो चीजें मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण हम ले सकते हैं जैसे डायनासोर, या फिर आप इतिहास के पन्नों में वैसे सब जीव जंतु पेड़ पौधे को पाते हैं जो सिर्फ अब हम तस्वीर को देख पाते हैं। ठीक है, तो विलुप्त में या फिर 1 नंबर पे वैसे प्रजातियों को रखा जो इस पृथ्वी पर से पूरी तरह समाप्त हो गया है, तो उसको क्या रखा भाई? विलुप्त। तो विलुप्त का मीनिंग क्या हो गया? पूरी तरह समाप्त, पूरी तरह से समाप्त। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा देखिए, इसी से मिलता जुलता है दूसरा, वन विलुप्त। पहला क्लियर कर लीजिए, विलुप्त से ही क्लियर हो गया कि पूरी तरह से वो सफाया हो चुका है। अब दूसरे नंबर पे उन्होंने वैसे जीवों को रखा, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। वन विलुप्त, विलुप्त से क्लियर हो गया पूरी तरह समाप्त हो गया। यहां भी विलुप्त है, मतलब पूरी तरह समाप्त हो गया। कहां पर? वन से। बहुत से जीव जंतु है जो कि वनों में कहें कि समाप्त हो चुका है। जैसे भारत में लीजिए, बाघ को ले लीजिए, शेर को ले लीजिए, ये सब जो है कि विलुप्ति की कगार पे है। तो उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए कृत्रिम निवास स्थान या फिर चिड़ियाघर का सहारा लिया गया है। पहले हम इसका मीनिंग लिख लेते हैं, उसको फिर हम आगे और क्लियर करेंगे। वन विलुप्त का मतलब क्या हो गया? वन से विलुप्त, लेकिन कृत्रिम निवास स्थान या चिड़ियाघरों में सुरक्षित। अब देखिए, चूंकि चिड़ियाघर शब्द आ जाने से हमारे जहन में ये आ जाती है बात कि भाई वहां तो जीव जंतु को जबरन कैद करके रखा जाता है। तो दोस्तों, जब आप रेड डाटा को पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि वन विलुप्त या कृत्रिम निवास स्थान या चिड़ियाघर में वैसे जीवों को रखा जाता है जो कि वन में पूरी तरह से समाप्त हो गया है, या फिर उनके लिए वैसा इन्वायरमेंट नहीं बचा है कि वो सुरक्षित रह सके। तो हम उसे कृत्रिम निवास स्थान, मतलब उसके मूल स्थान से हटाकर उन्हें कहीं दूसरी जगह पे या दूसरे वनों में एक रिजर्व बना दिया जाता है, चिड़ियाघर बना दिया जाता है, जहां उसको सारी सुविधाएं दी जाती है और उनको बचाने का भरसक प्रयास किया जाता है। तो क्लियर हो गया? पहला हो गया विलुप्त, जो पूरी तरह से समाप्त हो गया है, न वन में बचा है न चिड़ियाघर में बचा है। या क्लियर? दूसरा है वन विलुप्त, मतलब वन से पूरी तरह वो समाप्त हो चुका है, लेकिन उसे कृत्रिम निवास स्थान पर उसे सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। और उसी का नतीजा है कि हम जैसे जनरेशन जो अभी हम चल रहे हैं चिड़ियाघरों में या कृत्रिम निवास स्थान कह दें, जो बड़े बड़े संरक्षण स्थल है, बड़े बड़े वन है, जहां पर कि उनको
इस तरह से पूरी सुरक्षा में रखा जाता है। वहाँ हम सैलानी जो है कि भ्रमण करके वैसे वैसे जीव जंतुओं को देखते हैं। सोचिए अगर चिड़ियाघर ना होता या फिर कृत्रिम निवास स्थान ना होता तो उम्मीद है जो जीव जंतु हम देख पा रहे हैं वो भी हम नहीं देख पाते। तो 2 क्लियर हो गया। अब देखिए तीसरा में आता है घोर संकटग्रस्त। अब देखिए धीरे धीरे आप पीछे की ओर मुड़ रहे हैं। पहले में क्या हुआ, समाप्त हुआ। दूसरे में क्या हुआ, कुछ बचा है लेकिन चिड़ियाघर में बचा है। तीसरा क्या है, घोर संकटग्रस्त, मतलब वर्तमान में वो चिड़ियाघर में भी है, वन में भी है, लेकिन आने वाले समय में वो अब पूरी तरह से ये विलुप्ति की कगार पे आ चुका है। ठीक है, तो अब हम इसको पूरा वाक्य भी लिखेंगे, ये आप समझ लिए शॉर्टकट में। वो कहाँ है, वन में भी है, ठीक है, और दूसरा क्या है, चिड़िया घर में भी वो सुरक्षित है, लेकिन निकट भविष्य में वो वन विलुप्ति की कगार पे है। अगर इसको हम एक नक्शा से या फिर एक रेखा चित्र से समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं घोर संकटग्रस्त आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यह रेखा है, ठीक है, हम एक जो है कि मानचित्र से या फिर एक रेखा से समझा रहे हैं आपको। यह एक रेखा है और ये खाई है। तो घोर संकटग्रस्त जो है दोस्तों, ये चीजें ये जो लास्ट वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं, जहां के बाद से वो पूरा रेखा नीचे की ओर झुका है, तो इसको आप जो है 3 नंबर मान सकते हैं। जस्ट अगले ही कदम पर वो खाई में गिर जाएगा। अब क्लियर हो पा रहा होगा कि 3 नंबर पे वैसे प्रजातियों को रखा गया है जो कि बस अब खत्म होने ही के कगार पे है। बस जैसे ही वो अगला कदम बढ़ाएगा गिर जाएगा। वही चीज है, जब लास्ट में पहुंच जाता है आप अगला कदम बढ़ाएंगे तो धाम से नीचे गिर जाएंगे, या तो आपकी मृत्यु होगी या तो हाथ पैर टूटेंगे, लेकिन अब सही सलामत नहीं रहेंगे। तो ये चीजें आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब चौथी स्थिति, फिर से धीरे धीरे हम पीछे की ओर मुड़ रहे हैं। चौथी स्थिति थोड़ा सा ठीक मान लेते हैं। चौथी स्थिति उन्होंने दिया है संकटग्रस्त, ठीक है। अब देखिए कि 3 नंबर पे उन्होंने घोर संकटग्रस्त दिया, चौथे नंबर पे उन्होंने संकटग्रस्त शब्द का उपयोग किया। उसको इस तरह समझिए, संकटग्रस्त में उन्होंने किनको लिया, जैसे 3 नंबर तक वो लास्ट स्टेज है, उसके बाद वो नीचे गिर जाएगा। 3 के बाद इसको आप 4 नंबर मान सकते हैं इसको, कि मतलब घोर संकटग्रस्त के जस्ट पीछे वो खड़ा है। अगर संकटग्रस्त 100 नंबर पे खड़ा है तो घोर संकटग्रस्त 99 नंबर पे खड़ा है। तो इनको आप कैसे समझाएंगे? अगर आपको लिखने के लिए दिया जाए तो इनको लिखने के लिए आप अगर लिखेंगे तो इनका जवाब इस तरह होगा, निकट भविष्य में 3 नंबर। तो आप लिख देंगे ये चीजें निकट भविष्य में घोर संकटग्रस्त की स्थिति को प्राप्त करने वाला है। मतलब घोर संकटग्रस्त के जस्ट पीछे ये सूची शामिल है। क्लियर? अब आइए चौथा। अब ये मैं इसलिए आपको डिटेल से बता रहा हूं ताकि आपको आराम से याद हो जाए। 5वां हम देखते हैं, 5वां में किसको रखा गया है? 5 नंबर पे दोस्तों रखा गया है संवेदनशील। ठीक है, संवेदनशील, इसका अगर आपको जवाब देना पड़े तो ये जो संकटग्रस्त है उसके जस्ट पीछे संवेदनशील प्रजाति रखी गई है। तो ये यहाँ पे 5 नंबर हमने लिख दिया है कि संकटग्रस्त के जस्ट पीछे, मतलब एक के पीछे एक, आपसे परीक्षा में ये जो क्रम पूछा जाएगा, ठीक है ना, या फिर आपसे कह दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से जो है कि 3 नंबर पर कौन सी सूची आता है, तो 3 नंबर पर घोर संकटग्रस्त आता। इस तरह आपको जानना है। संवेदनशील
जो है कि 5 नंबर पे है, जो कि निकट भविष्य में वो संकटग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या लिखेंगे आप, निकट भविष्य में, निकट भविष्य में जो है कि वो संकटग्रस्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए 5 नंबर हम देखने का प्रयास, सॉरी 5 नंबर देख लिया है, अब हम देखते हैं 6 नंबर को, संकटग्रस्त, संवेदनशील। अब आता है संकटापन्न। संकटापन्न, इनका आप संधि विच्छेद कीजिए। अब संधि विच्छेद, चूंकि हिंदी का हमने पूरा जो हिंदी ग्रामर है उसको मैंने पूरी तरह से संपूर्ण हिंदी व्याकरण के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाया है। आई होप कि आप देखे होंगे और हिंदी से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आपको कारगर साबित होगा। तो उसी तरह अब देखिए, संकटापन्न क्या, संकट जो आपन्न, मतलब अभी तो स्थिति ठीक है लेकिन भविष्य में उस पर संकट आ जाने वाला है। अभी उस पर जो है कि क्या कहें कि अभी वर्तमान में परिदृश्य जो है उसके अनुकूल है, लेकिन भविष्य में उसके लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो ये मतलब होता है संकटापन्न का। क्लियर, क्या हो गया, वर्तमान में स्थिति क्या है, वर्तमान उसके लिए सही है, लेकिन क्या होता है भविष्य, फ्यूचर में उसके लिए स्थिति थोड़ी खराब हो जाएगी। ये इसका मीनिंग हुआ 6 नंबर का। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको मिटाते हैं। 6 हो गया, अब हम एक एक करके 7 को हम देखते हैं कि 7 नंबर में क्या है। संकटापन्न हो गया कि वर्तमान में स्थिति अच्छी है, और उसके नीचे जाएगा तो क्या कहेंगे, स्थिति खूब अच्छी है वर्तमान में, फ्यूचर में भी उम्मीद है स्थिति अच्छी ही रहेगी। तो क्या हो गया, यहां संकटापन्न हुआ। 7 नंबर पर उन्होंने लिया है संकट मुक्त को। संकट मुक्त मतलब वर्तमान भी उसका सेफ है और फ्यूचर भी उसका सेफ है। तो इसको किस तरह परिभाषित करेंगे, सेफ प्रेजेंट, यानी वर्तमान भी उनका सेफ है और फ्यूचर में यानी भविष्य में भी, निकट भविष्य में भी उनको कोई समस्या होता नहीं दिख रहा है। यह हो गया संकट मुक्त का। 8 नंबर पे क्या है, 8 नंबर पे उन्होंने दिया है आंकड़ों का अभाव। ठीक है, आंकड़ों का अभाव 8 नंबर में जो प्रजातियां IUCN ने शामिल किया है उसमें आप देख रहे हैं, नाम से ही क्लियर हो जा रहा है आंकड़ों का अभाव। इसके बारे में IUCN को जो जितनी जानकारी चाहिए थी उतनी जानकारी उसे प्राप्त नहीं हो सकी, इसलिए इसके संबंध में या इस सूची में इस नंबर 8 नंबर में जो भी प्रजातियां हैं उसके संबंध में सही सही बता पाना मुश्किल है, क्योंकि जब तक उनकी सही जानकारी या फिर एक्चुअल डाटा उपलब्ध नहीं हो पाता है इसके संबंध में कुछ भी कहा जाना मुश्किल है। क्लियर हो गया कि आंकड़ों का अभाव है 8 नंबर पे। 9 नंबर पे उन्होंने दिया है अनाकलित। अनाकलित मतलब अनाकलित, जिसके बारे में अभी कोई आकलन नहीं किया गया है। अगर समझाना है इस तरह आप देख लीजिए, जैसे इस सूची में हम मनुष्य को शामिल कर सकते हैं कि मनुष्य को भाई अभी क्या आकलित करना है, वो तो हर 10 साल में जो है कि जनगणना होता है और हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है, लेकिन जिस स्थिति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है वो निकट भविष्य में ये भी जो है कि इनमें से आना स्टार्ट कर देगा। अब आप देखिए कि आपको इनमें से इस 9 प्रकार में से सबसे विकट कौन सा प्रकार लग रहा है, सबसे विकट, क्योंकि विलुप्त तो खेल खत्म हो गया, समाप्त हो गया, सबसे विकट लग रहा है वन विलुप्त को। अगर आपसे परीक्षा में देखिए, ये हमको विस्तार से बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि परीक्षा का पैटर्न हम आप सब जानते हैं कुछ चेंज होता जा रहा है। तो आपसे परीक्षा में इस तरह पूछ देगा कि निम्नलिखित को क्रम से समाइए, एक क्रम से सजाइए।
पूछ देगा कि रेट डाटा सूची के अनुसार इसे क्रम से सजाइए। आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि उसको क्रम से सजाना है, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। अब दे देगा संकटग्रस्त, संकटापन्न, संवेदनशील, संकट मुक्त। तो इनमें से जब तक आपको ये नाम क्रम से याद नहीं रहेंगे तो आप परेशान हो जाइएगा। तो देखिए एक बार और इनको रिपीट कर देते हैं। रेट डाटा को IUCN ने रेट डाटा कब जारी किया? 1969 ईस्वी में। इनके बारे में हमने बताया 2 चीजें आपको याद रखना है। एक तो यह पौधों या फिर कहें विभिन्न प्रजातियों की संरक्षण स्थिति पर जो कि सबसे बड़ा रिपोर्ट है विश्व लेवल पर, यह हो गया। दूसरी बात, इसके अंतर्गत 9 सूचियां जारी की गई है और 9 में को बांटा गया है। अब 9 सूची अगर जारी किया गया तो इसमें भारत की जो कि डाटा याद रख लेना है कि वर्तमान में इस सूची में भारत की 995 प्रजातियां शामिल है और ये हर साल बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब आते हैं 9 सूचियों को एक एक करके। विलुप्त जो पूरी तरह से सफाया हो चुका है। दूसरा, वन विलुप्त जो वन से समाप्त हो चुका है लेकिन कृत्रिम निवास स्थान जैसे चिड़ियाघर में वो सुरक्षित है। तीसरा में दिया घोर संकटग्रस्त, मतलब अगला कदम पर सफाया हो जाएगा, मतलब एकदम वो विलुप्ति की कगार पे खड़ा है। चौथे नंबर पर है संकटग्रस्त, 3 नंबर पे घोर संकटग्रस्त, चौथे पे है संकटग्रस्त, मतलब घोर संकटग्रस्त के जस्ट पीछे ये खड़ा है। उसके बाद है 5 नंबर पे जो है संवेदनशील, मतलब संकटग्रस्त के जस्ट पीछे वो खड़ा है। निकट भविष्य में, वर्तमान में वो सुरक्षित है लेकिन निकट भविष्य में उसके लिए एक संकट उत्पन्न होने वाला है। अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो निकट भविष्य में उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाने वाली है। संवेदनशील के बाद आता है संकटापन्न, वर्तमान में वो भी ठीक है लेकिन संवेदनशील से अच्छी स्थिति में है। ठीक है, और निकट भविष्य में जैसे संवेदनशील 20 साल के बाद आ जाएगा और संकटापन्न थोड़ा सा 30 साल 40 साल के बाद स्थिति इनके लिए उत्पन्न होगी संवेदनशील की। ठीक है, संकटापन्न हो गया, निकट भविष्य में इनके लिए मुसीबत उत्पन्न होने वाली है। अब 7 नंबर पे है संकट मुक्त, मतलब इसके लिए अभी स्थिति अनुकूल है, ये वर्तमान में भी सेफ है और जो है कि फ्यूचर में भी ये सेफ ही होगा। पास्ट तो इनका सेफ है। अब आता है 8 नंबर में आंकड़ों का अभाव। इसके संबंध में यह कहा जा सकता है कि इस सूची में वैसे प्रजातियों को शामिल किया है जिसके संबंध में कुछ भी कह पाना मुश्किल है, वो किसी स्थिति में है या उनकी क्या स्थिति है, वर्तमान में वो किस दशा में है, उन सब चीजों पर कुछ भी कर पाना मुश्किल है। तो इस चीज को आप जो है कि ध्यान में रखिएगा कि आंकड़ों का अभाव किस सूची में आता है या कितने नंबर पे आता है बता देंगे। फिर 9 नंबर में दिया है अनाकलित, मतलब इसके संबंध में कोई भी डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसके लिए अभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी पढ़ाई कीजिए, निकट भविष्य में अपने फ्यूचर को साकार कीजिए। जैसा कि मैं हर बार कहता आ रहा हूं कि मेरे मेहनत से अगर कोई एक साथी भी अपने सपनों को पा लेता है तो मैं अपने को धन्य मानूंगा, मैं अपनी मेहनत को कारगर समझूंगा। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।